हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, यदि आप टीईसी का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन बताया है जिसमें से 25 परीक्षा में निश्चित आएगा। इसके पहले मैं इस पर और 50 क्वेश्चन बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में, उसमें 50 क्वेश्चन बताया है मैंने और इसमें 50 बताया, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। और इन 100 क्वेश्चन में से 50 निश्चित रोजाना पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वही रह रहा है, केवल विकल्प इधर उधर कर देता है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, सब कुछ यही, सारे क्वेश्चन यही है, केवल विकल्प इधर उधर कर दिया गया है। तो आप अच्छा से इस वीडियो को देख लें, तब परीक्षा देने के लिए जाएं और आपको 50 में 50 नंबर प्राप्त होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप दोनों वीडियो को अच्छा से देख लें, क्वेश्चन को, विकल्प को अच्छा से समझ लें, क्योंकि वही प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने भी 2 बार परीक्षा दिया, अटेंड किया, उसमें देखा क्वेश्चन यही है, केवल विकल्प इधर उधर कर दिया जा रहा है। तो आप बढ़िया से विकल्प को अच्छा से देख लें, समझ लें, तब परीक्षा देने के लिए जाएं। और परीक्षा में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि 60 मिनट का समय है और 50 क्वेश्चन है, बहुत अधिक समय है। यदि आप इन दोनों वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 50 में 50 नंबर आएगा। क्योंकि फिर से मैं बता दूं कि क्वेश्चन यही रह रहा है, केवल नंबरिंग चेंज है, विकल्प का नंबरिंग चेंज हो जा रहा है, केवल इधर उधर कर दिया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से देख लीजिए। यदि आपका नंबर अच्छा आता है तो इंप्रेशन बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या मतलब हुआ? यानी उसने रेस्तरां खोला लेकिन नहीं चला, इसका क्या मतलब है? विकल्प दिया है, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वे मेन्यू और रचनात्मक नहीं थे, दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो याद रहे आपका आंसर होगा बी, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे। यानी प्रतियोगी थे इसलिए दूसरा व्यवसाय किए, लेकिन मेन्यू में रचनात्मक नहीं था, तब विकल्प 2 सही है। दूसरा है, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। यानी बताना है कौन व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। तो कौन है? लाभ और हानि का विवरण जो है, नगदी लाभ नहीं, लाभ और हानि के विवरण, ये नंबर आपका आंसर सही है। लाभ और हानि का विवरण यही क्या करता है? व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड बताता है, यानी कितना आपको लाभ हुआ और कितना आपको हानि हुआ। ये नंबर सही आपका विकल्प। अगला, 3 वित्तीय पत्रक क्या हैं जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? 3 वित्तीय पत्रक कौन है जो एक व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? तो आप याद कर लीजिए, 3 विषय कौन कौन है? नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण। डी नंबर इसका आंसर सही है, बाकी आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? नकदी प्रवाह का विवरण आना चाहिए, फिर बैलेंस शीट आना चाहिए, इसके बाद लाभ और हानि, अंत है लाभ और हानि। पहले नकदी प्रवाह, आपने कितना नगद लगाया, फिर उसका बैलेंस शीट कैसे बनाया, इसके बाद अंत में आपको लाभ होगा। तो इसको याद रखें, डी नंबर आपका सही है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सब आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सब आय और एक निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है। यानी ये सही है कि नहीं? यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है कि बैलेंस शीट पर ही क्या होता है? सबका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, आपका विकल्प नंबर ए सही है। अगला है, इक्विटी और लायबिलिटीज जब बैलेंस शीट में पहले आता है, इसके बाद संपत्ति होता है। इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आता है और इसके बाद संपत्ति आता है। ये भी बात सही है, क्योंकि इक्विटी और लायबिलिटीज पहले आता है, बाद में संपत्ति आता है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कितनी लायबिलिटीज है, कितनी इक्विटीज है, बाद में आप उस संपत्ति को उसमें लगाएंगे। ठीक है। अगला, सही समीकरण का चयन करें। सही समीकरण का चयन करें। तो एक समीकरण, इसमें बहुत सारे 3-4 समीकरण लिखे गए हैं, लेकिन सबसे सही समीकरण आप याद कर लीजिए, होता है कुल इक्विटी बराबर कुल संपत्ति प्लस कुल लायबिलिटीज, यानी जो कि सी में है, देख लीजिए।
कुल इक्विटी बराबर कुल संपत्ति प्लस कुल लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है जो व्यवसाय को निर्धारित करता है। इसको आप अच्छा से याद कर लेंगे। कुल इक्विटी बराबर कुल संपत्ति प्लस कुल लायबिलिटीज, ठीक है। अगला है, एक व्यवसाय डैश की बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। यानी एक व्यवसाय किसके बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। विकल्प है श्रम, कैश, भूमि का रूप, व्यवस्था और कोई नहीं। तो याद रहे, कोई भी बिजनेस या व्यवसाय बिना कैश का, बिना पैसा का नहीं चलेगा। अतः आपका विकल्प नंबर बी सही है, कैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। एक्रूअल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। तो देखिए, ग्राहक ने 5,000 दिया और गीता ने सप्ताह के अंत में 2,000 रुपया अपने सप्लायर को देने का फैसला कर लिया। इसका मतलब उसे अंतर कितना आ रहा है, 5,000 माइनस 2,000 यानी 3,000 रुपये। यानी उसका अंतर जो होता है वही एक्रूअल बेसिस का लाभ होता है। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा। 5,000 में से 2,000 घटा लेंगे। अतः विकल्प नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में लेखाकार लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब जगह एक सिस्टम लागू नहीं होता है। सब जगह एक सिस्टम लागू नहीं होता है। तो दुनिया भर में ट्रिपल एंट्री सिस्टम नहीं है, ठीक है। यह इंडिया में ही लागू होता है। तो ये आपका विकल्प नंबर ए सही है। नहीं, ये नहीं, बी गलत है ये। अगला, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किया जाता है। फिर से, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन समान पत्रिका में दर्ज किया जाता है। तो बिल्कुल समान पत्रिका में ही लेन देन दर्ज किया जाता है, यह सही है, ठीक है। अगला, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी कौन है जो व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। तो याद रहे, सामान्य यहाँ दैनंदिनी है, यही क्या है, सबका रिकॉर्ड है। डी नंबर आपका विकल्प सही है। अगला, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य, कोई बिजनेस आप करते हैं, उसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाना, ठीक है। सबसे प्राथमिक उद्देश्य ये है कि हम निवेश करेंगे तो उसको पैसा कमाएंगे, यही मेरे व्यवसाय करने का उद्देश्य होता है। और तब विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला, व्यवसाय के लिए प्रमुख निवेश वस्तु क्या है। व्यवसाय में मुख्य रूप से आप क्या निवेश करते हैं। विकल्प है श्रम, भूमि, पूंजी या सभी। व्यवसाय में आप क्या लगाते हैं। तो याद रहे, बिजनेस करने के लिए आपके पास श्रम चाहिए, भूमि चाहिए, पूंजी, सब चाहिए। और तो आपका क्या होगा आंसर, डी, विकल्प डी, यानी सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय का उत्पादन क्या है। व्यवसाय का उत्पादन क्या है। कोई बिजनेस आप करेंगे तो उत्पादन क्या करेंगे, क्या बनाएंगे। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, उत्पादन, प्रोडक्ट बनाते हैं, माल बनाते हैं, सामान बनाते हैं। अतः आपका क्या होगा, विकल्प नंबर ए सही है, यानी प्रोडक्ट, माल, ठीक है। अगला, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं, यानी बिजनेस का विभिन्न रूप क्या होता है। बिजनेस का विभिन्न रूप क्या होता है। तो याद रहे, व्यवसाय का विभिन्न रूप होता है एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी और स्मारक समारोह। यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है, ठीक है। एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी और स्मारक समारोह, यानी क्रम आप याद रखेंगे, ठीक है। एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी और स्मारक समारोह। आपको हम बताते चलें कि क्वेश्चन तो यही है, परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन नहीं, लेकिन विकल्प इधर उधर कर दिया जा रहा है, नंबरिंग चेंज कर दिया जा रहा है। इसलिए कुछ लोग घबरा जा रहे हैं, लेकिन घबराए नहीं, आप अच्छा से इसको याद कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र स्वामित्व क्या है। एकमात्र स्वामित्व क्या है। तो एकमात्र स्वामित्व का मतलब हुआ एक अकेला मालिक है, एकमात्र, एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। अतः विकल्प ए आपका सही है, विकल्प ए आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। विकल्प है मित्रता, अध्यक्षता, साझेदारी और निगम। तो याद रहे, वह अध्यक्षता ही है
जो कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपका विकल्प नंबर 20 सही है, अध्यक्षता। अध्यक्षता याद रखेंगे। अगला है निगम क्या है। निगम क्या है आपको बताना है, निगम किसको कहा जाता है। ठीक है, तो निगम का मतलब क्या हुआ, कई मालिकों का एक संग्रह। ठीक है, आपका विकल्प नंबर सी नंबर देख लीजिए, कहता है कई मालिक है या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसको निगम कहा जाता है, लिमिटेड इसी को बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे आप इसको पढ़ लेंगे लेकिन ये होगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में विकल्प इधर उधर रहता है, ध्यान देंगे। लेखांकन का एक और उदाहरण पहचाने। लेखांकन का एक और एग्जाम्पल क्या है। विकल्प दिया माल या सेवाओं के रूप में कितना मूल्य है। दूसरा भूमि, सुविधाओं, भवनों आदि के लिए किए गए निवेश की सूची। तो आपका आंसर यही सही है, भूमि, सुविधाओं, भवनों आदि में किए गए निवेश की सूची। विकल्प नंबर 20 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय में किस तरह का निवेश करना चाहिए। विकल्प है वित्त, शासन, रखरखाव या प्रभाव। तो आपका क्या है, वित्त ही है जो अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय में किस तरह का निवेश करना चाहिए, वित्त। विकल्प नंबर ए। अगला डैश एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसके वजह से संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। यानी क्या है, वो बिल्कुल याद रहे, वो संपत्ति है जिसके लिए स्वामित्व दिया जाता है। संपत्ति के लिए आपका विकल्प डी सही है। ठीक है, बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित किया जाता है। बैलेंस शीट को दो भागों में बांटा जाता है। तो दोनों भागों का नाम याद कर लीजिए। सबसे पहला होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज़। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज़। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, बैलेंस शीट को दो जगह बांटते हैं, एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में बांटते हैं। ठीक है, अगला है डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में वो कौन सा शीट है, तो याद रहे वो लाभ हानि का बयान है जो क्या करता है, वित्तीय वर्ष के अंत में क्या करता है, ये आपको रिपोर्ट करता है, लाभ हानि का बयान। यानी विकल्प नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है इन्वेंटरी कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। फिर से देख लीजिए, कहता है इन्वेंटरी कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। अगला दोनों संपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल, दोनों संपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान गैर वर्तमान में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। अगला डैश वे संपत्ति है जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की उम्मीद है। यानी कौन वह संपत्ति है, वह कौन सा संपत्ति है जिसको एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने का उम्मीद है। ठीक है, वह वर्तमान संपत्ति जो आपके पास होता है उसी को ना आप सोचेंगे कि हम बेचेंगे या क्या करेंगे, उसको नकदी में परिवर्तित करेंगे, यानी वर्तमान संपत्ति। आपका विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, 27 गैर वर्तमान संपत्ति में डैश शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है। अब सारे विकल्प जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि परीक्षा में सारे विकल्प इधर उधर करके रह रहे हैं और अच्छा से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो याद है इसमें कहता है गैर वर्तमान संपत्ति में, तो गैर में क्या होता है, सबसे पहले संयंत्र आता है, फिर संपत्ति और तब उपकरण आता है। संयंत्र, संपत्ति और उपकरण, विकल्प नंबर 20 सही है। संयंत्र, संपत्ति और उपकरण, इसको अच्छा से देख लें, याद कर लें। 28 वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं, तो याद रहे वर्तमान संपत्ति का जो सामान्य प्रकार है जो वर्तमान चल रहा है वो नगद, इन्वेंट्री, अमूर्त और गैर वर्तमान निवेश। गैर वर्तमान निवेश यानी कौन सा हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, नगद, इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति और गैर वर्तमान निवेश। विकल्प नंबर सी। ठीक है, अगला है डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। कहता है वो कौन है कच्चे माल का मूल्य, वो कच्चे माल का मूल्य कौन है, अतिरिक्त। याद रहे अतिरिक्त जो होता है कच्चे माल का मूल्य होता है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित किया जाता है। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है
शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को क्या कहा जाता है? विकल्प है प्रतिधारित कमाई, राजस्व या डिवेंचर या अधिकोष, यानी क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिधारित कमाई, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही है, प्रतिधारित कमाई। जो आपने निर्धारित निवेश किया गया लेकिन आप उसका लाभ नहीं देते हैं तो प्रतिधारित हो जाता है। ठीक है, अगला है डैश को आय विवरण भी कहा जाता है, यानी किसको आय विवरण भी कहा जाता है? विकल्प नगद आमद विवरण, लाभ और हानि विवरण, तुलन पत्र या समान जर्नल या सामान्य जर्नल। तो याद रहे आपको पूछ रहा है डैश को आय विवरण भी कहा जाता है, आय विवरण। तो आय विवरण लाभ और हानि को ही कहा जाता है, यही आय का विवरण देता है, लाभ और हानि। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, अगला एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है, तो आक्रामक जैसे उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, यानी उत्पाद को क्या बहुत तीव्रता से बढ़ावा दे रहा है। विकल्प सही है। ठीक है, अगला है एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? तो याद रहे ग्राहक के चिंता को समझें, पेडल या उत्पाद को बढ़ावा दें, ये दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों सही है। ठीक है, अगला सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित और डैश के समय पर विवरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर विवरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो आंसर हो जाएगा ईमानदारी और विशेषता। इसमें भर देंगे ईमानदारी, इसमें भर देंगे विशेषता। विकल्प नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। ये बात सही है कि गलत है? फिर से क्वेश्चन, एक ग्राहक सेवा के वादों में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। ये बात सही है गलत है? तो याद रहे ये बात गलत है। ठीक है, कि वादों में से एक नहीं है, ये गलत है। अगला है हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पहचान करेंगे तो ग्राहक क्या होगा? संतुष्ट होगा। जैसे देखिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल सही है। ग्राहक की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। दोनों सही है, नहीं आपका विकल्प क्या है? दोनों सही है। अगर आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा तभी ना आपके पास आएगा, और तो दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है, बिल्कुल जरूरी है। जब तक नवाचार नहीं करेंगे ग्राहक के जरूरत के अनुसार तब तक व्यवसाय चलेगा नहीं, और तो आपका विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, अगला सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया में से एक है। कहता है सक्रिय श्रवण विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया में से एक है, तो कहेंगे नहीं ये गलत है, यानी प्रतिक्रिया में से एक नहीं है विशिष्ट श्रवण। ठीक है, गलत है। अगला है एक अच्छी बिक्री पिच के लिए सही संरचनाओं का चयन करें। एक अच्छे बिक्री पिच के लिए सही संरचना आपको बताना है। तो सही संरचना क्या? हुक और उद्देश्य है, हुक और उद्देश्य। विकल्प नंबर ए आप याद रखिए। ठीक है, बाकी विकल्प आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन वही है, विकल्प वही है, लेकिन इधर उधर कर दिया जा रहा है। तो आप इससे रट जाएंगे कि हुक और बाद में उद्देश्य आएगा। ठीक है, अगला सुनना सुनने जैसा ही है। देखिए सुनना और सुनने में अंतर है। सुनना अर्थात मैं सुन रहा हूँ, और सुनने किसी और के द्वारा सुनने के जैसा है, तो दोनों अलग अलग है कि जैसा नहीं आता। यह गलत है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। जो चीज़ आनंद के लिए सुना जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे याद रहे आनंद के लिए जो सुना जाता है उसे कलात्मक सुनकर कहा जाता है या कलात्मक श्रवण कहा जाता है। विकल्प नंबर ए, कलात्मक श्रवण के द्वारा जो बात सुना जाता है उसे आनंद के लिए श्रवण कहा जाता है। ठीक है, अगला है ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों करता है? ग्राहक किसी विशेष स्टोर से दुकान से खरीदारी क्यों करता है? विकल्प है क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। दूसरा कहता है कि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान
प्रदान करता है। बिल्कुल, तो जो आप सामान देंगे उसी के अनुसार क्या होगा, ग्राहक आपके पास आएगा। अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट देंगे तो ग्राहक आपके पास आएगा, चाहे आपका दुकान जैसा भी हो, क्योंकि उसको माल बढ़िया चाहिए। तो विकल्प बी आपका सही है। ठीक है। अगला, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान उत्पाद की सुविधा प्रदान करता है। कहता है मूल्य क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल सही है, यानी मूल्य ही सुविधा प्रदान करता है। आप क्या करेंगे, मूल्य ज़्यादा कर देंगे तो असुविधाजनक हो जाएगा। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है। सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। विकल्प दिया है, मान ग्राहक परिभाषित है, मूल्य सलाहकार परिभाषित है, मूल्य सेल्समैन परिभाषित है, मूल्य व्यवसाय परिभाषित है। तो याद रहे, इसमें किसी का परिभाषा नहीं है, किसी का परिभाषा नहीं है, केवल मान ग्राहक का परिभाषा है। नहीं, यदि आप ग्राहक का मान रखते हैं तो आपका मान रहेगा और आपका व्यवसाय चलेगा। अतः विकल्प ए आपका सही है, मान ग्राहक परिभाषित है। ठीक है। सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। विकल्प दिया गया है, मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, मूल्य विक्रेता द्वारा भेजी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। इनमें से कोई सही नहीं है। तो याद रहे, यहाँ कहता है सही कथन। तो इन चारों कथनों में सही कथन आपका है ए नंबर, मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही है। ठीक है। अगला, मान कहाँ रहता है, मान कहाँ रहता है, वैल्यू, मान का मतलब है वैल्यू कहाँ रहता है, तो स्टोर के पीओसी पर रहता है। मान क्या है, स्टोर के पीओसी पर रहता है। आपका विकल्प बी सही है। ठीक है। अगला, मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ याद कर लें, मान है, मान को नवागंतुक के परिप्रेक्ष्य के साथ कीमत के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। यानी विकल्प नंबर बी आपका सही है, विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है। अगला, डैश हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। तो अलग अलग मूल्य जोड़ने का बस एक ही उपाय है आजकल, डिजिटल हो जाना एंड डिजिटलाइजेशन आपका सही है, विकल्प नंबर ए। अगला, मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाएंगे तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, ग्राहक को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें कैसे और कितनी फ़ायदा होता है। और दूसरा कहता है, मूल्य निर्धारण या प्रीमियम पर भी कीमत को सही कराने की क्षमता है, स्पष्ट भेदभाव करता है। ऊपर के सभी सही हैं, आपका विकल्प नंबर डी है, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। अगला है, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो देखिए, मूल्य फ्रेमवर्क, तो मूल्य फ्रेमवर्क में क्या होता है, मूल्य निर्माण होता है, फिर मूल्य पर कब्जा होता है, इसके बाद मूल्य वितरण होता है। अतः विकल्प नंबर सी आपका सही है, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा और मूल्य वितरण। चलिए तो यहाँ 50 क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं। आप इसे अच्छा से तैयार कर लें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक लाएं। और आपको एक बात बता दें कि जैसे ही आप परीक्षा में पास कर जाइएगा, उसके 1 से 2 मिनट बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।